कल हम अध्ययन कर रहे थे लेसन नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। और इसी के अंतर्गत हम सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, या कहें मौर्य साम्राज्य के बारे में। 3 प्रमुख शासकों के बारे में हमने कल अध्ययन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में, तथा बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक जो अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करता था। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र तथा पुत्री का नाम संघमित्रा। आजीविकों के लिए जो 4 प्रमुख गुफाओं का निर्माण करवाया था, उनके नाम सुदामा, चापार, विश्व, झोपड़ी, कर्ण। तथा अशोक की उपाधियां देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी तथा उसके मास की और गुजरा अभिलेखों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सम्राट अशोक के बारे में ही और बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा धम्म। धम्म से तात्पर्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि एक तो होता है धर्म और दूसरा होता है धम्म। तो दोनों ही शब्द अलग है। हालांकि धर्म से संबंधित ही एक्टिविटी से जुड़ा हुआ शब्द है ये। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि धम्म से क्या अभिप्राय है। तो अशोक ने, अर्थात सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक कल्याण के लिए जिन नियमों का प्रतिपादन किया था, उसे धम्म कहा गया। 1 नंबर की ये परिभाषा आप सभी को अच्छी प्रकार से याद करनी है। इस धम्म के कुछ नियम भी थे, जैसे माता पिता की सेवा करना, अपने से बड़ों का कहना मानना, गरीबों को दान देना इत्यादि। इसके बाद बात करते हैं धर्म यात्रा। अशोक से पहले के जो राजा थे वो धम्म यात्रा किया करते थे। धम्म यात्रा से तात्पर्य जब राजा धम्म यात्रा करते थे तो इस यात्रा के दौरान वो जंगल में जाया करते थे और वहां पर जाकर के जो जंगली पशु होते थे, जैसे शेर, हिरण इत्यादि का शिकार किया करते थे। तो सम्राट अशोक ने शिकार पर पूर्णतः नियंत्रण लगा दिया या कहीं प्रतिबंध लगा दिया और इसके स्थान पर धर्म यात्रा का प्रावधान किया। जैसा कि बुक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अशोक से पूर्व अर्थात पहले जो राजा महाराजा होते थे वो विहार यात्रा ही किया करते थे, घूमने फिरने के लिए जाते थे। तो क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। पशुओं के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया सम्राट अशोक ने और इसके स्थान पर धर्म यात्रा का प्रावधान किया कि
माध्यम से संबोधित करता था। प्यारे बच्चों, और अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करना चाहिए, ये उसने ईरान के राजा दारा से ग्रहण किया था। यानी कि ईरान का राजा दारा अशोक से पहले अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करता था। लेकिन ये बात तो ईरान की हो गई। भारत में देखें तो ऐसा पहला राजा जो अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करता था, उसका नाम क्या था? सम्राट अशोक। अभिलेख किसे कहेंगे? आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अभिलेख क्या है? अभिलेख के बारे में आप बताइए। तो ये जो अभिलेख होते थे, ये कुछ इस प्रकार के होते थे अभिलेख। हो सकता है इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, थोड़ा सा रोटी इस प्रकार से क्या रखा है, तो थोड़ा सा इधर बता देता हूँ इसके बारे में, अभिलेख के बारे में। अभिलेख जो होते थे ये कुछ इस प्रकार के होते थे, और इन पर राजा के जो आदेश होते थे वो यहाँ पर लिखवा दिए जाते थे। जो भी बात है, जैसे कोई भी पशुओं का शिकार नहीं करेगा, वो पत्थर की कठोर शिला पर, कठोर पत्थर पर छीनी और हथौड़े की सहायता से लिखवा दिया जाता था। जगह जगह उसको लगवा दिया जाता था। प्रजा जो थी, लोग जो थे, वो उसको पढ़ते थे और उसी नियम का पालन करने लग जाते थे। तो ये इसी प्रकार के क्या होते थे? अभिलेख। अशोक के समय के बहुत से अभिलेख हमें प्राप्त हुए, और अशोक के अभिलेखों में ज्यादातर देखें तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है एक नंबर का कि अशोक के अभिलेखों की भाषा या अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए, उन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। अभिलेखों से ही हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक के पुत्र के द्वारा, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, जो बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर के श्रीलंका में गया था, और वहीं से कहें कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक है अभिलेख के बारे में। 40 वर्ष तक शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी बने वो इतने योग्य नहीं थे, सम्राट अशोक के जितने योग्य नहीं थे। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था भद्रथ, और भद्रथ की हत्या उसी के एक मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ये ब्राह्मण मंत्री था, राजा का विश्वसनीय मंत्री था। सम्राट की अगर बात करें तो उसे धोखा दे दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ की हत्या कर दी। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट का नाम भद्रथ। इसी प्रकार से एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है मगध में, शुंग वंश की। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में, जिस प्रकार से एक राज्य का प्रशासन होता है। एक तरीके से यदि देखें, राज्य सरकार होती है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार होती है। तो सरकार के द्वारा एक राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। उसी प्रकार से केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा देश को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। दोनों सरकारों को अलग अलग शक्तियां भी दी गई है, ये आपने पिछली कक्षाओं में निश्चित रूप से पढ़ा भी होगा। तो मौर्यों के समय में किस प्रकार से प्रशासन चलता था, किस प्रकार के अधिकारी थे, उनके नाम क्या थे, उनके काम क्या थे, उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मौर्य काल में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। यानी कि शासन की समस्त शक्तियां जो थी वो राजा के पास थी, लेकिन राजा फिर भी निरंकुश नहीं था, उस पर अंकुश था। मंत्रियों का, महापात्रों का, उनकी बातें जो थी वो राजा को माननी पड़ती थी यदि वो बात उचित है। तो उस समय राजा निरंकुश नहीं था, राजा पर मंत्रियों का, बड़े
नियंत्रण होता था। इसके बाद है कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग। चाणक्य या कह दो विष्णुगुप्त या कह दो कौटिल्य, व्यक्ति एक नाम की। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार से चाणक्य कहते या कहते विष्णुगुप्त या कहते कौटिल्य, व्यक्ति एक और नाम 3। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अनुसार, उस पुस्तक के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए किसने? चाणक्य ने, अर्थात कौटिल्य ने। एक राज्य के लिए ये 7 अंग होने बहुत आवश्यक है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। एक राज्य के लिए 7 अंग, एक राजा होना चाहिए, एक अमात्य, अमात्य से तात्पर्य मंत्री, जनपद, जन यानी लोग, पद यानी स्थान, एक स्थान और वहां पर बहुत सारे लोग भी होने चाहिए, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे तो राजा किस काम का, वह शासन कैसे करेगा। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग, राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, जनपद, दुर्ग, सेना, कोष और मित्र। 3-4 बार दोहराए तो निश्चित रूप से ये आपके याद भी हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। क्योंकि राजा के पास ऐसे मित्र भी होने चाहिए कि कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो उसकी सहायता कर सके। राजा के पास मंत्री भी होने चाहिए जो उसकी सहायता कर सके। लोगों का एक समूह भी होना चाहिए जिस पर वो राज कर सके। उसके पास एक कोष अथवा खजाना भी होना चाहिए जिससे वो राज्य का प्रशासन सही प्रकार से चला सके। तो इस प्रकार से चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। इनको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे तीर्थ के बारे में। तीर्थ से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई धार्मिक स्थल है। मौर्य काल में तीर्थ की बात करें तो केंद्रीय शासन 18 प्रमुख विभागों में बटा हुआ था। केंद्रीय शासन कितने विभागों में बटा हुआ था? 18 विभागों में। और इन्हीं क्या कहते थे? इन्हीं तीर्थ कहते थे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों के नाम जैसे मंत्री, पुरोहित इत्यादि। तो इस प्रश्न को भी आप 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी अच्छी प्रकार से याद करेंगे। उसके बाद बात करते हैं समाहर्ता। मौर्य काल में समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 नंबर का। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था राजस्व एकत्रित करना। जितनी भी आमदनी हो रही है, जितना भी पैसा आ रहा है, उसका हिसाब किताब रखना। तो राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, ये इसका कार्य था समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य। तो 1-1 नंबर के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आज मैंने आपको बताए हैं। पहला लेसन हमारा चल रहा है लगातार, 3 दिन हो चुके हैं। HW पहले भी आपको करवाया जा चुका है, बहुत से बच्चों ने रजिस्टर में नोट भी कर लिया है। जिन्होंने नोट कर रखा है उनको दोबारा से नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई नई बात हो तो उसे आप निश्चित रूप से नोट करें। जिस दिन आपको कहा जाए केवल उसी दिन आप उसको नोट करें। अपनी बुक जो है सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों की, वो भी जल्द से जल्द ले लें। मार्केट में उपलब्ध है या सेकेंड हैंड बुक आप ले सकते हो। कोर्स में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, 10वीं का सेम सिलेबस है। तो आप पुरानी बुक जो है वो भी ले सकते हो, नई बुक भी आप बेटा ले सकते हो। आज लिखित रूप में कोई HW नहीं है। इन प्रश्नों को आप